तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में या फिर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम पे ये टॉपिक से प्रश्न पूछता है ना। लगभग जितने भी आपके यहाँ पर हमारी चर्चा होगी, जितने भी मैं आपको रेड लिस्ट आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। तो IUCN के बारे में मैंने आपको चर्चा किया था और मैंने आपको ये बताया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। तो उसके तहत जो हमारी प्राकृतिक विविधता या जैव विविधता है और उसमें जो प्रजातियां वर्तमान में संकटकालीन है ना, उसको लेकर के IUCN ने जो रेड लिस्ट बनाई है उसमें 9 कैटेगरी हैं और 9 कैटेगरी में जो संकटकालीन जितनी भी प्रजातियां हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे बाकायदा। आज मैं आप सभी को सभी प्रजातियों को दिखाऊंगा भी। मैं आप लोगों से उम्मीद ये भी करूंगा कि आप लोग भी इसे सर्च करिएगा नेट पे। तो आपको 3 काम करने हैं आज मेरे साथ। पहला काम करना है कि आप सभी एक चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। मैं आपको बताता चला जाऊंगा और आपका काम रहेगा कि इन सबको लिखते चले जाना और यहाँ पर इमेज देखते जाना। मेरे साथ आप लोगों को इसकी इमेज देखनी है ना। आसानी से देखो चीज़ें क्या होंगी, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो इमेज देखते जाना है बाद में और इनका सबका नाम लिखते जाना है। सबका नाम लिखते जाएंगे। इनके बारे में कुछ फैक्ट भी बताऊंगा, वो फैक्ट भी आप साथ साथ लिख सकते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, इनको लेकर के क्या प्रतिबंध और किस तरीके के मानक बनाए गए हैं, तो कुछ बातें हमारी फैक्चुअल डेटा में भी हो जाएंगी। तो आपका काम बस ये है कि आप चीज़ों को देखें और बाकायदा इनकी एक जो है ना जो है बाकायदा इनकी पूरी एक ग्राफ बना लीजिएगा आप अपनी कॉपी पे। एक सेक्शन बना लीजिएगा। मैं सेक्शन आपको बता रहा हूँ कौन कौन से सेक्शन आपको बनाने हैं। एक तरफ आपको रेड लिस्ट जो आपकी है उसमें जितने भी जीव जंतु हैं जिनका नाम है, बहुत सारे पंछी हैं, जीव जंतु हैं प्राकृतिक विविधता के तहत, यहाँ तक कि जो आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 5 है उसमें प्लांट्स भी हैं बहुत सारे। तो ओवरऑल सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और प्रयास मेरा यही रहेगा कि चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो अभी तक पर्यावरण की विषय वस्तु में मैंने आपको समग्रता से विषयवार चीज़ों को लेकर के आ रहा हूँ। जैव विविधता में मैं ये कह सकता हूँ कि ये टॉपिक आप एक बार समझ लेंगे, है ना। इस टॉपिक में समझना कुछ नहीं, बस मुझे आपको दिखाना है चीज़ों को। एक बार आप इस टॉपिक को देखेंगे और देखने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो रहेगा उसमें 2-3 चीज़ें, फिर इसके बाद आपका बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक समग्रता से समाप्त हो जाएगा, कुछ भी आपका बचेगा नहीं। ठीक है। यही मेरा उद्देश्य है कि चीज़ें आपको समग्रता से समझ में आए और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि इसको एक बार समझ लेते हैं तो ठीक है। तो सबसे पहले एक संस्था है आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि उसको प्राकृतिक विविधता का संरक्षण करना है। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक समर्पित संस्थान है, इसका नाम है IUCN। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN ये संस्था, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक समर्पित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये संगठन के द्वारा 1963 से रेड डेटा बुक बनाई गई है। अकेले नहीं बनाई गई, कई संस्थानों ने मिल करके पूरा का पूरा कार्य किया है। 2-3 संस्थान हैं। WWF के बारे में भी मैंने आपको बताया था, वाइल्ड लाइफ, है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में बताया था। संगठन का सबसे इम्पॉर्टेंट लक्ष्य ये है कि विश्व में जितनी भी पर्यावरण और विकास से संबंधित चुनौतियां हैं इसको किस तरीके से संरक्षित किया जाए और इसको लेके सबसे व्यवहारिक समाधान देने की बात ये संगठन करता है। और विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठन जितने भी हैं उन सब का नेटवर्क के माध्यम से संकटकालीन प्रजातियों की जो है ये सूची जारी करता है, जिसको रेड डेटा बुक कहते हैं। ठीक है। तो रेड डेटा बुक से आमतौर पे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत इस विषय पे बार बार जोर भी दे रहा हूं कि आपको इसको समझना है। अब दरअसल IUCN ने क्या किया है, जो अपनी रेड लिस्ट बनाई है, मैंने ये चीज़ आपको सब चीज़ें समझा चुका हूं। मैं बस चाहता हूं कि एक ओवरव्यू हो जाए, चीज़ें आपको समझ में और आ जाए। तो रेड डेटा बुक में IUCN ने क्या किया है, ये 9 कैटेगरी बनाई है ना। जितने भी जीव जंतु हैं उनको 9 कैटेगरी में विभाजित किया है। आप देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर धीरे धीरे जो है प्रजातियों की जो गंभीरता है, संवेदनशीलता है या संकटग्रस्त प्रजातियों की, उनकी गंभीरता बढ़ती जाती है लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो राइट में आपको सबसे पहला ये है, ये जो लिस्ट में कैटेगरी है 9 कैटेगरी बनाई गई हैं। ठीक है। पहली कैटेगरी ये है, ये पहली कैटेगरी है, ये दूसरी कैटेगरी है, ये तीसरी कैटेगरी है, ये चौथी कैटेगरी है, ये 5वीं कैटेगरी है। ये कैटेगरी देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है। ये 6वीं कैटेगरी है, ये 7वीं कैटेगरी है, ये 8वीं कैटेगरी है, ये 9वीं कैटेगरी है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे CR लिखा हुआ है, यहाँ पे रेड कलर बना हुआ है ना, तो एक तरीके से अति संकटकालीन ग्रस्त यानी कि जिनकी संख्या बहुत कम बची है। और इस तरीके से इसको भी मैंने आपको बताया था, ये पूरा का पूरा जो आपका है ये आपका विलुप्त है ना, जो लगभग अब इस धरातल पे है ही नहीं, इस पृथ्वी पे ये प्रजातियां धीरे समाप्त हो गई, इनके एक भी जीव जिंदा नहीं है, तो विलुप्त की कैटेगरी है। कुछ ऐसी हैं जो वन से विलुप्त हो गई हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो वन से विलुप्त हो गई हैं, उनको प्राकृतिक आवासों से खत्म हो चुकी हैं, उनको कृत्रिम आवासों पे संरक्षित किया जा रहा है। बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जिनको हम कृत्रिम आवासों में संरक्षित कर रहे हैं, तो वन से विलुप्त एक कैटेगरी ये है। अति संकटकालीन ग्रस्त है ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो ये आपका ये है रेड कलर, यही रेड डेटा बुक में इसी के बारे में चर्चा सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद एक है, इनके सिंबल भी याद होना चाहिए, इसको CR भी बोलते हैं, है ना, CR क्रिटिकली, CR इसी का क्रिटिकल का CR बना हुआ है, CR बोलते हैं संकटग्रस्त। कई जगह पे आपको ये सिंबल ही दिखेगा। इसके बाद आपकी इंडेंजर्ड है, EN आगे का जो है, तो इससे संकटग्रस्त प्रजाति एक पूरी कैटेगरी है। इसके बाद संवेदनशील है आपकी, तो VU बना हुआ है इससे, ठीक है। NT है, ये संकट के नज़दीक है, LC में संकट से बहुत कम है। तो प्रजातियों की संख्या के आधार पे है ना इन चीज़ों को निर्धारित किया गया है और बनाया गया है। और यहाँ पर मैंने आपको पूरी चर्चा की थी कि विलुप्त का मतलब है जाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा हो, वन विलुप्त का मतलब है जाति का वनों से पूर्णतया खत्म हो चुकी हो, बचे हुए सदस्य केवल कहाँ पर हो, चिड़ियाघरों में हो या किसी कृत्रिम निवास पर वो संरक्षित किए गए हों। घोर संकटग्रस्त का मतलब है जाति वनों से विलुप्त होने पे घोर खतरा हो, मतलब वन से विलुप्त होने वाली है जाति, तो ये आपका घोर संकट का, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड या CR, ठीक है। संकटग्रस्त मतलब है जाति का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। इसके बाद आपका असुरक्षित का मतलब है जाति का वनों में संकट हो जाने की संभावना है, ठीक है। तो सबके अपनी अपनी कैटेगरी है। संकट के निकट का मतलब है संकट जाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। संकट मुक्त का मतलब क्या है, जाति को बहुत कम खतरा है, बड़ी तादाद और विस्तृत क्षेत्र में पाने वाली जाति, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। ये ग्रीन कलर में है पूरा, LC बोलते हैं इसको। और दो कैटेगरी आपकी ऐसी हैं जिनमें आंकड़ों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, तो लास्ट की जो दो कैटेगरी है या फिर कहें कि शुरुआती यहीं से होती है, आंकड़ों का अभाव, है ना, DD बोलते हैं इसको। और एक है जो जिसपे जो मतलब कि अभी तक जाति संरक्षण की स्थिति का आकलन ही नहीं किया गया, तो जो आकलन नहीं किया गया तो वो भी आपका इस कैटेगरी पे आती है। तो ये 9 कैटेगरी हैं। अब 9 कैटेगरी में एक एक जाति के बारे में चर्चा करेंगे। आपका काम क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है, अपनी कॉपी पे बना लीजिए। इसमें एक जगह लिखिए आप जीवों का नाम क्या होगा, जीवों का नाम क्या होगा, एक आपको ये बनाना है, एक लिस्ट बनानी है जीवों का नाम, जीवों का नाम, एक कॉलम पे आप लिखेंगे जीवों का नाम, इसको कई भागों में बांट लीजिएगा पेज को, जीवों का नाम। दूसरे कॉलम पे आप लिखिए ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी अवस्थिति क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो अब मैं बस मेरा काम यह है कि मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ अवस्थिति है, ठीक है। और बाकी इसमें लिख लीजिएगा अन्य मतलब अन्य जानकारी, संकटग्रस्त हैं क्या है, स्थिति क्या है इनकी, और जो भी मुझे 2-3 बातें इस पे होंगी तो वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ऐसे करके आपको एक कैटेगरी बना लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहला जीव आपके सामने है, इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब देखो ये आपका जो मैं पूरी लिस्ट बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको जीव दिखा रहा हूँ, ये IUCN या फिर जो हमारा वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके तहत ये संकट, ये चूंकि मैंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आपको बताया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि 6 अनुसूची बनाई गई हैं, जिसमें से पहली से 4 अनुसूची तक के जीवों को आप खत्म नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, उनको किसी भी तरीके से आप समाप्त नहीं कर सकते, और मैंने उसमें सब जीवों के नाम भी बताए थे। तो यहाँ पर जो भी जीवों की चर्चा होगी वो IUCN की लिस्ट पे भी है ना, IUCN की रेड डेटा लिस्ट पे भी हैं, और यही जीव जो है ये संकटग्रस्त जीव हैं, इनको मैं अभी सबके बारे में जानकारी बताऊंगा, तो बहुत तेजी से मुझे ग्लिम्स देना है। और दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि ये जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका है उस पे भी है, ठीक है। तो सबसे पहला जीव है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आपके सामने इसकी इमेज है, आप देख सकते हैं, ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके बारे में 2-3 बात, इसकी अवस्थिति क्या है, ये एक तरीके से शुतुरमुर्ग की तरह दिखने वाला पंछी है, आप देख रहे हैं शुतुरमुर्ग की तरह एक विशाल पंछी है ये, और ये पाया जाता है आपका राजस्थान में, राजस्थान, गुजरात,
है ना, मध्य भारत और पूर्वी पाकिस्तान, इस हिस्से पे इसकी उपस्थिति है। पाया कहाँ जाता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत और पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। और इसको शिकार, ये आपका संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त में आता है, CR कैटेगरी। मैं जहां पर CR बोलूंगा तो ध्यान रखिएगा, CR का मतलब क्या है? अति संकटग्रस्त। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अति संकटग्रस्त, है ना। तो ये आपका CR कैटेगरी में आता है। और अनुसूची 1 में भी है, मैंने बताया था आपको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब मैंने आपको बताया था तो उसके अनुसूची 1 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम आता है। तो एक पंछी है, शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है और सबसे भारी पंछियों में से एक है, ये समझ लीजिए। इसके बाद दूसरा, अब देखो इनके नाम है, नाम के साथ इमेज भी देखते जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी होती जाएगी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है आपका, ये भी संकटग्रस्त है, इसका नाम है जैरडॉन कार्सर, जैरडॉन कार्सर, ठीक है। ये भी एक पंछी है, ये भी पंछी है और ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। पहले ये महाराष्ट्र में पाया जाता था, लेकिन अभी धीरे धीरे इसकी प्रजाति बहुत कम हो गई है। तो आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में इसकी उपस्थिति है। कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में। और ये आंध्र प्रदेश का ही स्थानिक पक्षी है। कहाँ का पक्षी है ये? आंध्र प्रदेश का ही स्थानिक पक्षी है। इसके बारे में 2-3 बातें और लिख लीजिए। 1986 के बाद ये पूरा पंछी देखा गया है। 1986 के बाद ये पंछी अब देखा गया है। 1986 के बाद तो ऐसा लग रहा था कि ये पंछी है ही नहीं, ठीक है। तो 1986 के बाद ये पंछी देखा गया है। और एक इसका यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य है आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है श्री लंकमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। श्री लंकमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है और इसी में ये पूरा का पूरा ये पाया जाता है, ये जंगल है, ठीक है। और ये रात्रिचर पक्षी है, रात्रिचर पक्षी है, रात में सक्रिय रहता है, जैसे कि उल्लू वगैरह हैं, उल्लू है, चमगादड़ है ना। तो रात्रिचर पक्षी है, तो ये भी आपका CR में आता है, मतलब ये भी अति संकटग्रस्त प्रजाति के तौर पे है। अगली कैटेगरी है हमारे पास, इसका नाम है साइबेरियन क्रेन। ये आपके सामने आप देख रहे हैं, ये है आपकी साइबेरियन क्रेन, है ना। ये पक्षी का क्या है? साइबेरियन क्रेन, ठीक है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इनको आपको इसको लिख लीजिए, इसका नाम क्या है? साइबेरियन क्रेन। देख सकते हैं इसके जो पंख है यहाँ पर, ये पूरा ब्लैक कलर में आपको पंख दिख रहे होंगे, है ना, ठीक है। पैर यहाँ से, पैर पूरे रेड कलर में यहाँ से दिख रहे होंगे और पूरा सफ़ेद कलर का है, चोंच भी इसकी रेड ही होती है लगभग, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लीजिए, साइबेरियन क्रेन के बारे में लिखिए। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये कहाँ है? ये दरअसल माइग्रेट करके पक्षी आता है, ये पक्षी माइग्रेट करके आता है। कहाँ से आता है? साइबेरिया वाले क्षेत्र में। जब शीतकाल होता है ना, खासकर शीतकाल में ज़्यादातर आता है और शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी है, प्रवास करके ये केवलादेव घाना पे आता है राजस्थान के, ठीक है। तो आर्कटिक रूस क्षेत्र से पश्चिमी साइबेरिया में इसका निवास स्थान है, मूल निवास स्थान। तो धीरे धीरे ये भी अब समाप्त होता जा रहा है। कारण क्या है? कहीं कहीं पे सबसे पहली चीज़ तो राजस्थान वाले क्षेत्र में आपको पता है कि जल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। दूसरा, जल भी दूषित होता जा रहा है ना। तो इसको लेके एक मूवी है, जल मूवी, आप लोग देखिएगा, उसमें पूरा दिखाया गया है कि रसिया के वैज्ञानिक आते हैं, आकर वो देखते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में ये पूरे साइबेरियन क्रेन मर क्यों रहे हैं, और उसमें पूरा वो पता करते हैं कि भाई जल की उपलब्धता नहीं होने के कारण से इनकी मौत हो रही है। तो ये एक बर्फीला पक्षी है और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान पे समझिए साइबेरिया से एक ही बार में, ये जब वहाँ से उड़ान भरता है ना, तो एक ही बार में उड़ करके यहाँ पे आता, समझिए। मतलब पहले इतनी प्रिपरेशन, 6 महीने तो प्रिपरेशन करता है और फिर वापस लौट जाता है जब यहाँ पर ग्रीष्मकाल आती है। ग्रीष्मकाल में मतलब गर्मी के टाइम पर, जैसे अभी नहीं है, ठंडियों में आता है, प्रवासी पक्षी के तौर पे है। और दलदली भूमि धीरे धीरे समाप्त हो रही है, जिस कारण से भी इसका आवास छिन रहा है। तो मल्टीपल रीजन है, आवास समाप्त होने के कई कारण हैं, ठीक है। तो प्रदूषण, कीटनाशकों का प्रयोग करना, दलदली भूमि का समाप्त करना, इसका प्राकृतिक आवास समाप्त होना, जल का प्रदूषण स्तर बढ़ता जाना, ठीक है। तो अब धीरे धीरे बहुत कम संख्या इनकी बची है। अगला है पिग्मी हॉक। ये एक पशु है, जंगली जीव है, पिग्मी हॉक। ये भी आपका अति संकटग्रस्त में आता है, CR कैटेगरी है इसकी भी, ये भी आपका CR में आता है, पिग्मी हॉक। लिख लीजिए, इसका नाम क्या है? पिग्मी हॉक। और ये बंगाल में पाया जाता है, उत्तर दक्षिण बंगाल वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है और मानस वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है पिग्मी हॉक, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और विश्व का सबसे छोटा जंगली सूअर है, ये जंगली सूअर है और विश्व का सबसे छोटा जंगली सूअर है। क्या है ये? जंगली सूअर है, विश्व का सबसे छोटा जंगली सूअर है। और ये ग्रासलैंड एरिया जो होता है, जंगल में जो ग्रासलैंड एरिया होता है उसमें ये पाया जाता है।
खाने पीने का इसका मामला है, घास खाता है, फल खाता है, केचुए खाता है ना, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। तो ये एक तरीके से परजीवी है, दूसरे जीवों के ऊपर ये भी जो है अपना जीवन जो है रखता है, लेकिन धीरे धीरे ये भी समाप्त हो रहे हैं। और इनका संकट का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस क्षेत्र में जिनके ऊपर ये आश्रित हैं, यदि उनकी संख्या कम हो गई तो इसकी संख्या भी कम हो जाती है। तो ये आपका मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है असम में, और ये बंगाल वाला क्षेत्र, यहाँ पर 2 जगह है। और इस समय ये भी अति संकटग्रस्त है। अति संकटग्रस्त मतलब इनकी संख्या भी बड़ी तेज़ी से कम हुई, और ये लास्ट अभी दिख भी नहीं रहे इस समय। नेक्स्ट है मालाबार सीवेट। अगला पक्षी है आपका मालाबार सीवेट। ये आप देख सकते हैं भेड़िए की प्रजाति है, मालाबार सीवेट। ठीक है, अगला है आपका पंछी नहीं, माफ़ करिएगा, जीव है, पशु है ये, मालाबार सीवेट। और ये भी आपका अति संकटग्रस्त है, और ये पाया जाता है मालाबार तट में। मालाबार तट अर्थात पश्चिमी घाट पे आपका ये ज़्यादातर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट पे। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है आपका। और ये कर्नाटक का कुर्ग जिला जो आपका है, कन्याकुमारी कर्नाटक का कुर्ग जिला, वहाँ के जंगली क्षेत्रों पे राष्ट्रीय उद्यानों में अवस्थित है। और ये रात्रिचर है, सबसे बड़ी चीज़ है रात्रिचर प्राणी है, रात्रिचर प्राणी है। और ख़ासकर ये जो खाता है, कहाँ चले गए, हाँ, इसका खाने पीने का जो पूरा का इंतज़ाम है वो पंछियों को खाता है, सांप को खाता है, मेढक को खाता है, फल और अंडे खाता है, ये सब चीज़ें खाता है। अगला है आपका एक कछुआ है जिसका नाम है हॉक्सबिल कछुआ, ये भी सीआर है। अगला है हॉक्सबिल कछुआ। नेक्स्ट है आपका हॉक्सबिल कछुआ, ये है आपका समुद्री जीव है ना, जानते ही कछुआ के बारे में। हॉक्सबिल नाम लिखते जाइएगा इनका, इसका नाम यहाँ पे लिखा होगा, ये है आपका हॉक्सबिल कछुआ। ठीक है, ये यहाँ पे नाम भी देखते जाइए, हॉक्सबिल कछुआ। ठीक है, तो इसके बारे में ये पाया जाता है हिंद महासागर में काफ़ी बड़ी संख्या में। अब तो ये भी संकटग्रस्त हो गया। इसका जो प्राकृतिक आवास क्षेत्र है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और उष्णकटिबंधीय कोरल रीफ वाला क्षेत्र, जहाँ पे कोरल रीफ ज़्यादातर होती हैं वहाँ पर ये पाया जाता है बड़ी मात्रा में। तो समुद्री क्षेत्र में, कोरल रीफ वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और इसके साथ ये लगभग जो है 70 देशों में इसका जो है पूरा प्रवास क्षेत्र है। और वर्तमान में अब ये संकटग्रस्त इसलिए हो गया क्योंकि अवैध व्यापार होता है खासकर। और आपको जैसा कि मैंने बताया था कि जो जीव जंतु पशु पक्षी ये भी होते हैं, इनका पूरा शरीर महत्वपूर्ण होता है। शरीर या तो अवैध व्यापार होता है, कारण क्या, औषधि निर्माण में सबसे ज़्यादा काम आता है, तो इनके खोल का व्यापार होता है। कछुओं का जो पूरा सेल होता है जिसपे रहते हैं, सेल का खोल का व्यापार होता है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, जो सी फूड है, तो कई बार जो है बड़ी मात्रा में मछलियों को पकड़ने के उसमें भी ये पकड़ में आ जाते हैं और इनकी मौत हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि समुद्री प्रदूषण का बढ़ना, जिसमें तेल वगैरह फैल जाता है, उसमें भी बड़ी संख्या में जीव जंतु मरते हैं, तो उसमें उसके कारण भी तैलीय प्रदूषण कारण ये विलुप्त हो रहे हैं, है ना। तो ये भी आपका संकटग्रस्त में आता है हॉक्सबिल कछुआ। अगला है आपका, इसका नाम है उत्तरी नदी टेरेपिन। देख सकते हैं, ये भी आपका कछुए की तरह ही आपको दिख रहा होगा, कछुए की ही एक प्रजाति है। और इसके बारे में लिख लियो, उत्तरी नदी टेरेपिन, ये भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। देख लीजिए जैव विविधता की दृष्टि से कैसे कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, हमें तो बहुत कम जानकारी भी है, बहुत कम हम पाते भी हैं। तो ये कछुओं का संकटग्रस्त प्रजाति है, ये भी एक कछुआ है ना। इसका नाम क्या है, उत्तरी नदी टेरेपिन। क्या है इसका नाम, उत्तरी नदी टेरेपिन। तो ये संकटग्रस्त है और भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसके साथ है क्या, ये सबसे पहली चीज़ है, ये स्वच्छ नदी क्षेत्र और झीलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्वच्छ नदी क्षेत्र और झीलों में पाया जाता है। मांस व अंडों के प्रयोग भोजन औषधि है, तो इसका अत्यधिक शिकार हो रहा है और विलुप्ति के कगार पे है। तो ये भी आपका संकटग्रस्त के साथ है, अति संकटग्रस्त है, यानी CR कैटेगरी पे, ये भी CR कैटेगरी पे। ठीक है, अगला है आपका घड़ियाल। घड़ियाल वगैरह तो आपने हो सकता है देखे भी हो। ये है घड़ियाल, चंबल नदी में बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। चंबल है, ब्रह्मपुत्रा है, या फिर विभिन्न नदियां हैं जहां पर पाए जाते हैं। तो घड़ियाल ये चंबल अभ्यारण्य है आपका उत्तर प्रदेश में, राजस्थान और मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी संकटग्रस्त है, इनकी भी संख्या बहुत तेज़ी से कम हुई है। और ये साफ नदियों में रहते हैं,
है ना। और ख़ासकर जिन नदियों का तट बलुई होता है, जहाँ पे बालू बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर घड़ियाल बहुत पाए जाते हैं और मछलियों को खाते हैं। तभी कहते हैं ना, समुद्र में रह के या पानी में रह, जल में रह करके मछली मगर से बैर नहीं करना चाहिए। तो वही है, उसी का ही एक प्रजाति है, ये रेप्टाइल है। और घड़ियाल भी विलुप्ति के कगार पे है। चंबल जो वन्य अभयारण्य है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर इसका जो है मेन इसको संरक्षित किया गया है। इसके अलावा घड़ियाल जो है आपका सोन, गंडक, हुगली, घाघरा इन नदियों में भी पाए जाते हैं बड़ी संख्या में। लेकिन अब धीरे धीरे ये भी विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त होने का कारण क्या है? सबसे पहली चीज़ नदियों का प्रदूषण। नदियों के प्रदूषण के कारण से भी बड़ी संख्या में, आप समझिए, नदियों का पैल्यूटेड होने के कारण से पूरा इकोसिस्टम समाप्त हो सकता है, ये पूरे जीव खत्म हो सकते हैं। तो घड़ियाल की भी संख्या जो कम हो रही है उसका भी एक सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो ये हो गया घड़ियाल। अगला आपके सामने है, इसको बोलते हैं, इसका नाम है चाइनीज पैगोलिन। चाइनीज पैगोलिन, ये क्या है? चाइनीज पैगोलिन। ये भी एक तरीके से नेवले की तरह आपको लग रहा होगा ये, लेकिन नेवला नहीं है, ये एक अलग जीव है। चाइनीज पैगोलिन, तो ये आपका पाया जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में लगभग विलुप्ति के कगार पे पहुंच गया है ये। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत के हिमालय क्षेत्र पे। कहाँ कहाँ पे? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत के हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर ये पाया जाता है। इसके अलावा जो है इसके बारे में, एक तो इसकी खाल जो है ना बहुत कठोर होती है, आप देख ही सकते हैं, खाल आपको सल्की लग रही होगी, तो ये बहुत कठोर खाल होती है इसकी। और रात में सक्रिय रहता है, चींटी और दीमकों को खाता है ये। चींटी और दीमक इसका मुख्य भोजन होते हैं। और 16 फरवरी को विश्व पैगोलिन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका बड़ी संख्या में इसके मांस को लेकर के, इसके चमड़े को लेकर के, दवाइयों के निर्माण के लेकर के इसका बड़ी संख्या में शिकार किया जाना, और जिस कारण से इसकी भी ये विलुप्ति के कगार पे आ गया है। तो विलुप्ति का कारण क्या है? ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका, अगली कैटेगरी पे चलते हैं। ये आपको पता है गुलाबी सिर वाली बखत, ये भी अति संकटग्रस्त है। सब CR कैटेगरी है, सब ये CR कैटेगरी पे हैं। अगली ये है, आप देखिए इस पे ये एक अलग शायद आपने इसे देखा ना हो, ये है गुलाबी सिर वाली बतख, है ना। तो गुलाबी सिर वाली बतख जो है ये आपकी संकटग्रस्त में ये भी आती है। और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, दलदली क्षेत्रों में, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ये मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे? बांग्लादेश में, म्यांमार में, है ना, गंगा के मैदानी भागों में, दलदली क्षेत्रों में, इन सब जगहों पे ये बड़ी मात्रा में पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इसका जो है निवास स्थान है। और ये धीरे धीरे इसको मतलब कि ये विलुप्त ही होती जा रही, विलुप्ति की तरफ है। अति संकटग्रस्त कैटेगरी CR कैटेगरी में ये भी है। और कारण यही है, इसका आवास नष्ट हो रहा है। जो दलदली क्षेत्रों में रहती है, दलदली क्षेत्र समाप्त हो रहे हैं, है ना। और जो ये घास के मैदान है, मतलब जो इनका प्राकृतिक आवास क्षेत्र है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, जिस कारण से ये भी संकट में आ गए हैं। अगला है आपका, इसका नाम है सफ़ेद पेट वाला बगुला। आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये सफ़ेद पेट वाला बगुला है ना, बाकी हिस्सा तो इसका ब्लैक है। तो सफ़ेद पेट वाला बगुला, इसको नाम ही इसको दिया गया है। तो ये आपका असम में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, असम में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, भूटान, म्यांमार कुछ स्थानों में पाया जाता है। ठीक है, ये भी अत्यंत दुर्लभ है, ये भी CR कैटेगरी में आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और ये नदी के रेतीले भाग में, अंतर्देशीय झीलों में इसका निवास स्थान है। लेकिन धीरे धीरे दलदली क्षेत्रों को समाप्त होने के कारण से, छोटे जंगलों और मानव के अतिक्रमण संक्रमण से ये भी आपका नष्ट होता जा रहा है, ये भी आपका ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, सफ़ेद पेट वाला बगुला। अगला नेक्स्ट है आपका, अगली श्रेणी है, इसका बोलते हैं बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन, ये आप देख सकते हैं, ये भी एक पंछी है, बंगाल फ्लोरिकन। आप इसका नाम देख लीजिए एक बार। हाँ, ये नाम, ये बंगाल फ्लोरिकन। ठीक है, बंगाल फ्लोरिकन ये जीव है, आप देख सकते हैं, पंछी है, ये भी आपका जो है विशाल पंछी है। तो उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, कंबोडिया, नेपाल और वियतनाम, यहाँ ये पाया जाता है। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, म्यांमार, है ना, इन सब माफ़ करिएगा, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, कंबोडिया, नेपाल, वियतनाम,
यहाँ पर ये पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये डांसिंग वर्ड है, मतलब कि ये नृत्य करता है, अपने नृत्य के लिए बड़ा फेमस है। तो ये नृत्य के लिए जाना जाता है। ग्रॉसलैंड एरिया में रहता है, घास वाले क्षेत्रों में, आप देख सकते होंगे ये ग्रॉसलैंड एरिया ही इसको यहाँ पर ये पाया जाता है। लेकिन वही है, धीरे धीरे इसका घास के मैदान समाप्त होने के कारण से भी इसकी उपस्थिति धीरे धीरे समाप्त। तो ये भी आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अति संकटग्रस्त जो पंक्षियों में से एक पंक्षी है। अगला चलते हैं हम लोग, ब्राउ एडलैंड डियर। ठीक है, तो ये है आपका ब्राउ एडलैंड डियर। ठीक है, ये है आपका, इसको हम बोलते हैं संगाई या थामिन, इसको दूसरा नाम बोलते हैं संगाई या थामिन। तो ये एक तरीके से आपका हिरन की प्रजाति है ना, ये भी अति संकटग्रस्त है। और इसकी उपस्थिति दक्षिण पूर्वी एशिया और सिंगापुर वाले क्षेत्र में, मणिपुर वाले क्षेत्र में, सिंगापुर वाले क्षेत्र में भी काफ़ी है। तो दक्षिण पूर्व एशिया वाले क्षेत्र में, यानी कि जो आपका दक्षिण पूर्व एशिया या आसियान कंट्री हैं जितने भी हैं, सिंगापुर में भी ये पाया जाता है। मणिपुर वाले क्षेत्र में भारत में पाया जाता है, ये भी अति संकटग्रस्त है। और इसको ये मणिपुर में एक आपका जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील में अवस्थित है, जिसको बोलते हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। वहाँ लोकटक झील मणिपुर में ये पाया जाता है, लोकटक झील मणिपुर में ये पाया जाता है। मणिपुर का राजकीय पशु भी है ये, मणिपुर का संगाई राजकीय पशु भी है। और इसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं। अगला आपको ये देख रहे हैं, आप यहाँ पर इसको देखेंगे, शेर की पूंछ वाला बंदर है ये, है ना, शेर की पूंछ वाला बंदर। तो अगला है आपका शेर की पूंछ वाला बंदर। और इसके बारे में बता दूं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार कैटेगरी पे चलते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर एक चीज़ रखिएगा, यहाँ पे दो कैटेगरी हैं इनको, एक तो है CR कैटेगरी यानी अति संकटग्रस्त, है ना, एक है EN कैटेगरी। EN का मतलब है संकटग्रस्त, मतलब कि अति संकटग्रस्त से, है ना, पहले एक कैटेगरी है। ये है वनों से विलुप्त होने के कगार पे है, और ये है नज़दीक है, अति संकटग्रस्त होने के नज़दीक है। तो यहाँ से आपकी EN कैटेगरी चालू हो गई, यहाँ से आपकी EN कैटेगरी, जो मैंने आपको संगाई लिखा है, ये संगाई आपका ये EN कैटेगरी में आता है, यानी कि संकटग्रस्त है, अति संकटग्रस्त नहीं है, संकटग्रस्त है ना, ये अति संकटग्रस्त के नज़दीक है। तो ये भी संकटग्रस्त है, और ये भी, ये है आपका, इसका नाम है शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर। ये भी आपका संकटग्रस्त है। ये पाया कहाँ जाता है, पश्चिमी घाट में। कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में, जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और ये सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वनों में रहते हैं, मनुष्यों के संपर्क से बचते हैं। ठीक है, और इनके भी जो प्राकृतिक आवास है वो समाप्त हो रहे हैं, ये भी संकटग्रस्त में है। ये संकट, अति संकटग्रस्त नहीं, CR कैटेगरी नहीं है, इंडेंजर्ड कैटेगरी है, EN बोलते हैं। इंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त है ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, इंडेंजर्ड है, यानी संकटग्रस्त कैटेगरी है। अगला है नीलगिरी ताहर, अगला है आपका नीलगिरी ताहर, ये है नीलगिरी ताहर। ठीक है, नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर। ठीक है, तो इसके बारे में, ये आपका जो है पश्चिमी घाट, केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। पश्चिमी घाट, तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट, तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र में। ये तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है, तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर, राजकीय पशु है तमिलनाडु का। और इसके बारे में एक दो जानकारी, ये इसकी 3 उपजातियां हैं, एक है हिमालयन ताहर, दूसरा अरब ताहर और नीलगिरी ताहर। तो नीलगिरी ताहर क्या है आपका, है तमिलनाडु का राजकीय पशु है, और ये भी अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है ना। और ये संकटग्रस्त में, EN कैटेगरी है इसकी, EN कैटेगरी, क्रिटिकली नहीं है, EN कैटेगरी में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका सुनहरा लंगूर, गोल्डन, ये है आपका सुनहरा लंगूर। ठीक है, आप देख रहे हैं बिल्कुल इसके बाल ऐसे होते हैं, तो गोल्डन लंगूर है आपका ये। और ये पश्चिमी असम में, त्रिपुरा में, भूटान के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं ज़्यादातर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में।
और ऊंचे पेड़ों पे रहना पसंद करते हैं, खासकर समूह के साथ चलते हैं, तो ये आपके इंडेंजर्ड पे आते हैं। इंडेंजर्ड ईएन कैटेगरी। ये जितने मैंने बताया इनको आप ख़त्म नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, इनका किसी भी तरीके से, है ना, हंटिंग शिकार करना अपराध है और इनके अंगों का व्यापार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सब किस में रखें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में है इनकी सबकी संख्या। अगला लाल पांडा, नेक्स्ट है आपका लाल पांडा। ये है आपके सामने लाल पांडा। तो लाल पांडा जो है, रेड पांडा, ये आपका, ये भी इंडेंजर्ड है, आपका संकटग्रस्त में आता है। और सिक्किम, असम, उत्तरी अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तरी म्यांमार, चीन और नेपाल के भागों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी म्यांमार, चीन और नेपाल के भागों में पाया जाता है। और बांस के वृक्षों में ज़्यादातर रहता है ये, है ना, ये ज़्यादातर आपको बांस के वृक्षों में ज़्यादा रहता है। ये भी संकटग्रस्त में है लाल पांडा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका टाइगर। टाइगर के बारे में तो चर्चा ही है। वैसे अब इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये भी संकटग्रस्त कैटेगरी में है। और वैसे मतलब अति संकटग्रस्त नहीं है, अभी 2900 से ज़्यादा बाघ हैं, 3000 के करीब। तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया में पाया जाता है। दक्षिण पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, कई देशों में टाइगर पाए जाते हैं। कई देशों में टाइगर पाए जाते हैं। तो भारत का तो राष्ट्रीय पशु ही है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये दक्षिण पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, है ना, यानी कि पूरा दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम समझ रहे हैं, दक्षिण पश्चिम, है ना। तो दक्षिण पश्चिम एशिया, मध्य एशिया का मतलब है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, ये जितने भी हैं आपके, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नॉर्थ ईस्ट, ये जो आसियान कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया है, इस पे भी, तो मतलब एशिया में पाया जाता है। खासकर जितने भी टाइगर हैं एशिया में पाए जाते हैं। तो इनका भी अवैध शिकार करना, मानव जीन संघर्ष के कारण ये भी प्रजाति अब संकट में है। अब तो शिकार वगैरह सब मतलब ऐसा नहीं है। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया था, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। और इनकी जनगणना हुई थी जो लेटेस्ट 2018 में, तो उसके तहत इनकी संख्या 2967 के आसपास है। ठीक है, लेकिन ये संकटग्रस्त में ये भी है। अगला है आपका ये भारतीय भैंसा। ठीक है, इंडियन बफेलो। तो ये आपका इंडेंजर्ड, ये भी संकटग्रस्त में है। भारतीय जंगली भैंसा, एक तरीके से भारतीय भैंसा आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका दक्षिणी नेपाल, भूटान वाला हिस्सा, दक्षिणी नेपाल, भूटान, पश्चिमी थाईलैंड, उत्तरी म्यांमार, भारत, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, महाराष्ट्र। एक बार फिर से बता रहा हूँ, दक्षिणी नेपाल, दक्षिणी भूटान, पश्चिमी थाईलैंड, उत्तरी म्यांमार, भारत का जो बस्तर क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र में ही आपका मध्य प्रदेश, असम, जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इस क्षेत्र में आया जाता है। और ये ज़्यादातर आर्द्र भूमियों में रहता है, दलदली भूमि में रहता है, लेकिन दलदली भूमि की संख्या समाप्ति हो रही है, जिसके कारण से भी संकट में आ गया है। अगला है आपका ग्रीन टर्टल, समुद्री, ये भी इंडेंजर्ड है, समुद्री है, देख सकते हैं हरे कलर का आपका कछुआ है, जिसको बोलते हैं ग्रीन टर्टल। ये भी संकटग्रस्त है। और इसके बारे में ये आपका उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जल क्षेत्र में पाया जाता है। खासकर हिंद महासागर है आपका, प्रशांत महासागर है, भूमध्य सागर है, पूर्व और पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर ये बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ग्रीन टर्टल ये समुद्र के किनारे अंडे देते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे हर एक जीव परिस्थिति तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी इंडेंजर्ड है, यानी संकटग्रस्त प्रजाति के तहत ये भी आता है। अगला है आपका हॉग हिरन, हॉग हिरन, ये भी डियर की प्रजाति है, हिरन की प्रजाति है हॉग हिरन। और हॉग हिरन में आप देख सकते हैं इसके सींगों से इसे पहचान सकते हैं। 12 सींगा अलग है, ये हॉग हिरन है। और हॉग हिरन आपका पाकिस्तान में, उत्तर पूर्व भारत में, और दक्षिणी चीन में पाया जाता है। और इनका बड़ी संख्या में शिकार होने से, देखो शिकार 2 स्तर पे, एक तो मानव के द्वारा, दूसरा जो है जो उच्च स्तर के उपभोक्ता बैठे हुए हैं, खासकर जो मांसाहारी जीव हैं। तो मांसाहारी जीवों के द्वारा जो भी है शिकार के कारण इसकी संख्या भी लगातार घटती जा रही है, कम होती जा रही है। अगला है आपका जंगली सुअर, इसको बोलते हैं
ये है आपका अंडमान जंगली सुअर, अंडमान जंगली सुअर। तो ये आपका जंगली सुअर और अंडमान के क्षेत्र में पाया जाता है। अंडमान के बाद ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, कर्नाटक और महाराष्ट्र क्षेत्र में भी पाया जाता है, अंडमान द्वीप में भी पाया जाता है। इसी के नाम से इसको ज़्यादातर ये अंडमान, ये भी संकटग्रस्त है, ये भी संकटग्रस्त क्या है। अब एक कैटेगरी में आपको और बताता हूँ। अब यहाँ से संकटग्रस्त कैटेगरी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक देखो संकटग्रस्त कैटेगरी थी, यहाँ से आपकी आ जाएगा संकट बहुत कम है। मैं आपको एक बार फिर से कैटेगरी पे लेके चलता हूँ, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, ताकि आप एक बार बहुत क्लियरली आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी को भी संकटग्रस्त की कैटेगरी पे नहीं रख सकते। हाँ, यहाँ पर एक बार फिर से कैटेगरी पे चलते हैं। ये आपका देखिए, एक तो था आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड CR कैटेगरी, दूसरा था इंडेंजर्ड। अब हम बात कर रहे हैं इसकी संकट जिसमें बहुत कम है, LC में, है ना, संकट बहुत कम है, तो मैं LC कैटेगरी, इसको हम LC से डिनोट करते हैं। ये आपको जो इसके दिखे इसमें लिखे हुए हैं ना कि किसको किससे डिनोट करते हैं, ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा। स्पेलिंग के आगे के 2 शब्द ही हैं आपके, है ना। CR मतलब क्रिटिकली, CR क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। यहाँ पे लीस्ट कंसर्न में आते हैं, संकट जिसका बहुत कम है, ये कैटेगरी है। तो अब चलिए उस कैटेगरी के पास चलते हैं। और कैटेगरी बस आप गड़बड़ मत करिएगा, क्योंकि आमतौर पे UPSC में पूछता है, मल्टीपल चॉइस और उस तरीके के क्वेश्चंस आपके होते हैं, ठीक है। हाँ, यही है। तो ये आपका अंडमान जंगली सुअर, ये भी आपका LC कैटेगरी पे आता है ना। अगला नेक्स्ट चलते हैं चिंकारा। अगला है आपका चिंकारा, ये भी बियर की प्रजाति है। चिंकारा बियर प्रजाति ये भी है, और चिंकारा भी आपका संकट बहुत कम है, उस श्रेणी पे आता है। LC कैटेगरी पे ये भी आता है, LC कैटेगरी पे ये भी आता है, ठीक है। तो ईरान, पाकिस्तान, भारत के शुष्क मैदान क्षेत्र में ये पाया जाता है। ईरान, पाकिस्तान, भारत के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, खासकर मरुस्थल क्षेत्र में, और जहाँ पे सूखी झाड़ियाँ होती हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और ये एशिया का सबसे छोटा मृग है, मतलब सबसे छोटा हिरन है, एशिया का सबसे छोटा हिरन की प्रजाति है चिंकारा, ठीक है। यह बिना पानी के लंबे समय तक भी जीवित रह सकता है, क्योंकि पाया ही कहाँ जाता है आपका, खासकर सूखे क्षेत्रों में, ठीक है। तो बिना पानी के काफ़ी लंबे समय तक ये जीवित रह सकता है। अगला है आपका भौंकने वाला हिरन, बार्किंग डियर बोलते हैं इसको। ये है आपका भौंकने वाला हिरन। अगला है आपका भौंकने वाला हिरन, तो ये भी आपका LC कैटेगरी पे है। LC मतलब संकट जिसमें बहुत कम है, ग्रीन है, मतलब एक समझ लीजिए ग्रीन है, और इनकी संख्या पर्याप्त है। तो LC कैटेगरी के में है ये। और ये आपका मलाया प्रायद्वीप, बोर्नियो, जावा, बाली, सुमात्रा, श्रीलंका, भारत के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, है ना, भारत के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में पड़ता है। तो मलाया प्रायद्वीप में, बोर्नियो में, जावा में, बाली में, सुमात्रा में, यानी इंडोनेशिया के द्वीप हैं ये, श्रीलंका में, भारत के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में है, वहाँ पर ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और इनमें संकट बहुत कम है। LC कैटेगरी पे आता है ये, और इसको बोलते हैं भौंकने वाला हिरन। क्या बोलते हैं इसको? भौंकने वाला हिरन, ठीक है। अगली कैटेगरी है निकोबार क्रैब खाने वाला बंदर। निकोबार क्रैब खाने वाला बंदर, निकोबार क्रैब खाने वाला बंदर, तो ये है आपका निकोबार क्रैब खाने वाला बंदर। और ये भी आपके LC कैटेगरी में आते हैं, पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं ये, और ये निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और ख़ासकर ये घास भूमि, मैंग्रोव क्षेत्र, आर्द्र भूमि प्रदेशों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में खासकर ये पाए जाते हैं। अब एक जीव है जो आपके आसपास बड़ी संख्या में है, मतलब यदि आप गांव वाले क्षेत्र में हैं तो खासकर नीलगाय आपने देखी होगी, तो ये भी LC कैटेगरी है, ठीक है, जहाँ पे संकट बहुत कम है, LC कैटेगरी है। ये आपका है, नेक्स्ट है आपका ये नीलगाय, ये है आपकी नीलगाय, ठीक है। तो नीलगाय ये भी आपकी LC कैटेगरी में है, नेपाल के निचले भागों में पाया जाता है ये, उत्तराखंड और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है बहुतायत तौर पे,
और खासकर बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में भी पाया जाता है ये, ठीक है। तो नीलगाय ज़्यादातर नेपाल के निचले जो मतलब कि आपका तराई वाला क्षेत्र है वहाँ पर, उत्तराखंड, पाकिस्तान के क्षेत्रों में, इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं खासकर बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में। तो खासकर ये पाए कहाँ जाते हैं, जहाँ पर वनों वाला क्षेत्र होता है, जंगली क्षेत्र होता है, झाड़ी वाला क्षेत्र होता है, और सघन वन इनके लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होते हैं। ये फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, आप देखते हैं खासकर ये फसलों को पूरा चौपट कर देते हैं। तो नीलगाय आपको आमतौर पे मिल जाएंगी, और बहुत बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं भी होती हैं। ये कई बार सड़कों में गाड़ियों से भी ये टकरा जाते हैं, तो सड़कों में दुर्घटनाएँ भी होते हैं, ठीक है। अगला है भारल। भारल को ही नीला भेड़ बोलते हैं, ये है आपका भारल, ये है भारल, ठीक है। तो भारल आपका कहाँ पाया जाता है, भारल पाया जाता है भूटान में, चीन में, उत्तरी भारत में, म्यांमार में, नेपाल में। भारल कहाँ पाया जाता है आपका, भारल पाया जाता है भूटान में, चीन में, उत्तरी भारत में, उत्तरी म्यांमार में, नेपाल में, है ना, उत्तरी पाकिस्तान में। तो ये आपका भारल जो है पहाड़ी ढलानों में घास युक्त प्रदेशों में सक्रिय होता है, खासकर पहाड़ी ढलानों में घास युक्त क्षेत्रों में सक्रिय रहता है, और मुख्य रूप से घास खाता है, और ये पत्तियों और झाड़ियों को भी खाता है। तो ये आपका कम संकटग्रस्त, मतलब बहुत कम संकटग्रस्त एलसी कैटेगरी में आता है। अभी सब एलसी कैटेगरी है, जब कैटेगरी बदलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। अगला है आपका भारल के बाद आपका है कैराकल रेगिस्तानी बिल्ली। कैराकल रेगिस्तानी बिल्ली, तो रेगिस्तान की बिल्ली है ये, कैराकल रेगिस्तानी बिल्ली, ये है कैराकल रेगिस्तानी बिल्ली, ठीक है। ये इसकी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं कैराकल रेगिस्तानी बिल्ली। ये आपकी कहाँ पाई जाती है, ये आपकी पाई जाती है अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया और भारत में। कैराकल ये आपकी पाई जाती है अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया और भारत में। तो ये जो है इसका शरीर बहुत मजबूत होता है, चेहरा छोटा होता है, और इसके दांत बहुत मतलब एक तरीके से खूंखार दांत होते हैं इसके, और ये कृषि वाले क्षेत्र को बहुत नुकसान पहुंचाती है बिल्ली। और ख़ासकर ये जो है आपका एक मध्यम आकार की है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटे आकार की। जो घर पे रहती है, घर की बिल्ली से काफ़ी बड़ी होती है। आप घरेलू बिल्ली से देखेंगे तो इसका आकार आप देख सकते हैं एक हिरण की तरह, काफ़ी थोड़ा बड़ी है। हिरण तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उससे छोटी, लेकिन आकार में ये मध्यम आकार की बिल्ली है। अगला है आपका तिब्बती लोमड़ी। अगला है तिब्बती लोमड़ी, ये है आपकी तिब्बती लोमड़ी। तो तिब्बती लोमड़ी ये आपकी तिब्बत के पठार, चीन, नेपाल, भारत के लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। तिब्बती लोमड़ी कहाँ पाई जाती है, तिब्बत के पठार, चीन, नेपाल, है ना, भारत के लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। और इसका जो है आकार जो है छोटे आकार की होती है, सुगठित शरीर की होती है, और कृषि क्षेत्रों को विनाश करती है। भी एलसी कैटेगरी में है, सब एलसी कैटेगरी की हैं ये, ठीक है। अगला है जंगली गधा, ये है जंगली गधा। अगला है आपका जंगली, ये भी एलसी कैटेगरी में है आपका जंगली गधा। पाया कहाँ जाता है जंगली गधा, इसको कियांग भी बोलते हैं, कियांग। जंगली गधा आपका तिब्बत के पठार, चीन, उत्तरी पाकिस्तान, नेपाल, सिक्किम और लद्दाख, भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और इसको जंगली गधा बोलते हैं। तिब्बत के पठारी क्षेत्र, चीन, उत्तरी पाकिस्तान, नेपाल, सिक्किम और लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है। और ये शाकाहारी होते हैं सबसे पहली चीज़, और ये स्थानीय पौधों को खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, और ये भी पर्याप्त संख्या में है, यानी संकट बहुत कम है। एलसी कैटेगरी में ये भी आता है, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी पे आता है। अगला है चीतल। तो डियर की ही एक प्रजाति है, हिरन की एक प्रजाति है चीतल, ये है आपका, ये भी पर्याप्त संख्या में है। देखो अब इनकी संख्या कम हो जाएगी तो जो उच्च उपभोक्ता स्तर हैं, जहाँ पे मांसाहारी जीव बैठे हैं, उनकी संख्या को भी संकट में हो जाएगा, और खासकर ये सब शाकाहारी जीव होते हैं। तो ये पर्याप्त संख्या में है। और मैं जब आगे आपको चल के ऊर्जा संस्तरण पढ़ाऊंगा, जहाँ पर मैं आपको पिरामिड बताऊंगा और फूड चेन के बारे में चर्चा करेंगे खाद्य श्रृंखला में, तब आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। लेकिन अभी कम से कम आप एक बार देख लीजिए, मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को देख लीजिए ताकि फिर दिक्कत ना हो। चीतल आपका ये भी लीस्ट कंसर्न है, एलसी कैटेगरी में आता है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिक्किम, पूर्वी राजस्थान और असम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ज़्यादा खतरा है ही नहीं, लीस्ट कंसर्न का मतलब है संकट से बाहर है ये। और
लेकिन ये जो है धीरे धीरे शिकार बड़ी मात्रा में इनका होता है, बस सारी चीज़ें, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। हिमालयन ताहर, हिमालयन ताहर जैसे आपका मालाबार के पास था ताहर, ये भी आपका हिमालयन ताहर है। ये है आपका हिमालयन ताहर। हिमालयन ताहर ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। अब इनकी कैटेगरी एक बार मैं बताता हूँ। अब आपकी लीस्ट कंसर्न कैटेगरी कुछ हो गई। अब एक कैटेगरी आपकी है जिनकी संख्या जो है, मैंने आपको बताया था 2 कैटेगरी आपकी ऐसी हैं जिनकी संख्या जो है एक है जिनकी संख्या अभी तक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अब देखो एक बार आप ये चीज़ जरूर दिमाग में बैठा लो, ये जितने भी कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। LC का मतलब है लीस्ट कंसर्न, अर्थात संकट के बहुत कम, ठीक है, संकट के बहुत कम। अब बात करते हैं जो संकट के नज़दीक आने वाली कैटेगरी है। बहुत सारी कैटेगरी ऐसी हैं एंटी कैटेगरी की, इसको बोलते हैं एंटी कैटेगरी, है ना। तो जो संकट के नज़दीक आ रही हैं, तो जो आपका ये हाँ, हिमालयन ताहर आपका एंटी कैटेगरी में आता है, यानी संकट के नज़दीक है। हिमालयन ताहर आपका कैसे आता है? एंटी कैटेगरी में है, आपका संकट के नज़दीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये आपका पाए कहाँ जाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत, इस क्षेत्र में ये पाया जाता है आपका। और यह जंगली बकरी की एक प्रजाति के निकट संबंधी है और ये तीव्र ढाल वाले ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पर ये आसानी से रह सकता है, हिमालयन ताहर। अगला है चीरू। चीरू ये चीन, भारत और जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। ये भी डियर की प्रजाति है, आप देख सकते हैं चीरू ये है, ठीक है। चीरू डियर की प्रजाति है, आप देख सकते हैं इसके सींग जो हैं। और ये भी आपका एंटी यानी संकट के नज़दीक है ये प्रजाति भी। और ये इसका जो ऊन है, ऊन के लिए बड़ा ये विख्यात है, इसमें उत्कृष्ट प्रकार का ऊन पाया जाता है। तो एक तरीके से सिप या भेड़ की प्रजाति से जुड़ाव रखता है और डियर की, दोनों की मध्यम प्रजाति है ये। और ये विशिष्ट प्रकार का ऊन और सींग आदि इसके प्राप्त किए जाते हैं और इसका शिकार भी पर्याप्त मात्रा में करते हैं। वैसे प्रतिबंधित है क्योंकि श्रेणी 1 में ये भी आता है, जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में सब अनुसूची 1 पे आते हैं। इनका शिकार प्रतिबंधित है, लेकिन धीरे धीरे ये भी संकट के नज़दीक आते जा रहे हैं, इनकी संख्या भी कम होती जा रही है। अगला है उड़ने वाली गिलहरी। आप देखेंगे एक उड़ने वाली गिलहरी आपकी त्रावणकोर में पाई जाती है खासकर, तो इसको बोलते हैं त्रावणकोर की उड़ने वाली गिलहरी। उड़ने वाली गिलहरी आप देख सकते हैं, उड़ने वाली गिलहरी। तो ये आपकी उड़ने वाली गिलहरी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में पाई जाती है। श्रीलंका, केरल, तमिलनाडु, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य में भी ये पाई जाती है, ठीक है। उड़ने वाली गिलहरी आपकी ये दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट, श्रीलंका, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती है। और मानव गतिविधियों और कृषि विस्तार के कारण से इनके जो निवास स्थान है वो सीमित होते जा रहे हैं। मानव गतिविधियों, कृषि के विस्तार से इसके निवास स्थान सीमित होते जा रहे हैं। अगला है तिब्बती चिंकारा। तिब्बती चिंकारा अगला है आपका तिब्बती चिंकारा, ये है तिब्बती चिंकारा, ठीक है। तिब्बती चिंकारा ये भी आपका संकट के नज़दीक है। ये तिब्बत के पठार वाले क्षेत्र में, भारत में लद्दाख और सिक्किम क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं तिब्बती चिंकारा। और ये उच्च अक्षांशीय मैदानी क्षेत्रों पे निवास करते हैं और संकट के काफ़ी नज़दीक है, संकटग्रस्त हो रहे हैं। अगला हिमालयन हिरन। हिमालयन हिरन ये है हिमालयन हिरन, इसका दूसरा नाम है गोरल, इसे गोरल भी बोलते हैं, हिमालयन हिरन भी है। तो ये आपका पाया कहाँ जाता है? भूटान में, चीन में, उत्तरी भारत में, सिक्किम और उत्तरी पाकिस्तान में, यानी उत्तरी भारत का मतलब जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर। तो ये उच्च अक्षांश और पहाड़ियों पर पाए जाते हैं हिमालयन हिरन। और पशुधन के लिए इनका भी शिकार किया जा रहा है और ये भी एंटी कैटेगरी यानी कि संकट के नज़दीक है, ये भी एंटी कैटेगरी पे आते हैं। अगला है लकड़बग्घा। आपने लकड़बग्घा, इसको हाइना बोलते हैं, लकड़बग्घा ये है आपका लकड़बग्घा। आपने नाम बड़ा सुना होगा, शायद देखा ना हो आपने। तो इसे हाइना बोलते हैं और ये आपका एंटी कैटेगरी में आता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपके जब आप एक बार पर्यावरण की विषय वस्तु पढ़ लीजिएगा ना, स्थितियां सामान्य हो जाए कोविड वगैरह के बाद, तो आप एक बार ज़रूर चिड़ियाघर जाइएगा
और जब चिड़ियाघर जाएंगे तो आप एक दूसरे दृष्टिकोण से देखिएगा, दूसरे दृष्टिकोण से, पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से आप चीज़ों को देखिएगा तो आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, चीज़ों को आप अलग दृष्टिकोण से देखना आप सीख पाएंगे, है ना। और ये प्रजातियां वहाँ पर रहती हैं, किस तरीके से इनका संरक्षण किया जाता है। कभी मौका मिले राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य भी जाइएगा, तो वहाँ पर इनको क्या चैलेंजेस हैं आप जब पूरे उस सिस्टम से देखेंगे, जब आप किसी नदी, झरने, ग्रासलैंड वाले एरिया से देखेंगे, आप खुद पाएंगे कि किस तरीके से इन्हें संरक्षित नहीं किया जाता तो क्या स्थिति हो जाती। तो जीवों का जो मेन इनके साथ दिक्कत यही है। लकड़बग्घा ये भी आपका एंटी कैटेगरी पे आता है, यानी संकट के नज़दीक है। और अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, टर्की और भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। ये पूरे विश्व में अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, टर्की और भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। और ये मानवों पर हमला करता है, खासकर बोलते हैं ना लकड़बग्घा उठा ले जाता है, बच्चों को उठा ले जाता है, यहाँ तक कि जो लकड़बग्घा होता है पशुओं पर भी हमला करता है, पशुओं को उठा ले जाता है। तो मानवीय क्षेत्रों पर ये हमला करता है और अब इनकी संख्या में भी गिरावट हो रही है, ये भी काफ़ी जो है संकट के नज़दीक है। अगला है आपका, नेक्स्ट है आपका, इसको बोलते हैं हम मोरचाम, इसको चित्तीदार बिल्ली बोलते हैं, चित्तीदार बिल्ली, मोरचाम भी बोलते हैं इसको, चित्तीदार बिल्ली कैट है ये, और रस्टी स्पॉटेड कैट बोलते हैं इसको। ये भी संकट के नज़दीक है और भारत के पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में पाई जाती है। पूर्वी घाट आप समझ रहे हैं, अब जब पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट यानी कि एनवायरनमेंट आपको मैपिंग के माध्यम से पता है। पूर्वी घाट का मतलब है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये पूरा हिस्सा। तो भारत के पूर्वी घाट श्रीलंका, नेपाल, पश्चिम तराई के इलाकों में पाई जाती है और आवासीय क्षेत्रों के विनाश और भोजन के लिए शिकार के कारण से इसका भी शिकार हो रहा है। तो ये भी अब संकट के नज़दीक है, एंटी कैटेगरी में ये भी है। ये भी कहाँ पे है? एंटी कैटेगरी पे। अब अगली कैटेगरी है आपकी संवेदनशील। मैं आपको एक बार फिर से ले चलता हूँ वहीं पर। अब अगली हम देखेंगे संवेदनशील। तो संकटग्रस्त और संकटग्रस्त से पहले कैटेगरी है आपकी ये एंटी कैटेगरी के बाद ही है ये आपका संवेदनशील। संवेदनशील वनरेबल, ये वनरेबल कैटेगरी है, इसको VU से दिखाते हैं, VU संवेदनशील कैटेगरी है, VU वनरेबल कैटेगरी, ठीक है। तो इसके बारे में अब देखेंगे। ये मतलब कि संकट के नज़दीक के बाद अब इतना है कि अब ये संकटग्रस्त हो जाएगी। तो संकट के नज़दीक और संकटग्रस्त के बीच की कैटेगरी है संवेदनशील। तो अब आगे के जितने भी जीव देखेंगे हम संकट के संवेदनशील जीवों को ही देखेंगे, ठीक है। कहाँ पर आ गए हम? हाँ, ये है। अगला है तेंदुआ। तेंदुआ आपका, तेंदुआ भी आपका ये संवेदनशील है, अभी संकटग्रस्त नहीं है, संवेदनशील है। इनकी संख्या, इनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र। तो तेंदुआ के बारे में इसको जंगल का आतंकवादी भी बोलते हैं, जंगल का, चिड़ियाघर का आतंकवादी, सबसे ज़्यादा फुर्ती और, ठीक है। तो तेंदुआ आपका लेपर्ड है ये, और ये BU कैटेगरी पे है। ये पाया कहाँ जाता है? दक्षिण पश्चिमी एशिया में पाया जाता है, अफ्रीका के उपसहारा क्षेत्र में पाया जाता है, हिमालय के तराई क्षेत्र में पाया जाता है, भारत में, चीन में, जावा में, श्रीलंका में, ठीक है। सबसे ज़्यादा तेंदुआ भारत में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया में, अफ्रीका के उपसहारा क्षेत्र में, हिमालय का तराई क्षेत्र, भारत का चीन, जावा, श्रीलंका, इसका ये पूरा जितना भी क्षेत्र है वहाँ पर ये पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में। हाँ, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका तेंदुआ। तेंदुआ ये भी अवैध व्यापार, सब जितने भी जीव हैं खासकर वही सबसे बड़ी समस्या उनकी खाल, उनका औषधीय महत्व है ना, उनका मांस, वनों का ह्रास के कारण भी इनकी संख्या लगातार ख़त्म हो रही है, इनका शिकार हो रहा है, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट है आपका हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ ये आपका स्नो लेपर्ड है और ये हिमालयन क्षेत्रों पे, बर्फीले क्षेत्रों पे पाया जाता है हिम तेंदुआ। तो हिम तेंदुआ जो आपका है ये भी आपका संवेदनशील है और संवेदनशील श्रेणी पे आता है। जम्मू कश्मीर, हिमालयी क्षेत्र जितना भी आपका, जम्मू कश्मीर हो गया आपका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पामीर, काराकोरम, हिंदुकुश, हिमालयन रेंज, इन क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। और ये लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रह सकता है, समझ सकते हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रह सकता है। और जलवायु परिवर्तन का ये भी अब धीरे धीरे शिकार हो रहा है,
हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है हिम तेंदुआ, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। इसे पहाड़ों का भूत भी बोलते हैं, इसको मतलब एक इसका नाम दिया जाता है, इसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। और ये बहुत बेहद शर्मीला जानवर होता है, बहुत साई किस्म का होता है और सिक्किम में अभी हाल ही में देखा भी गया, तो ये भी संवेदनशील श्रेणी पे है। अगला है आपका, ये नया है, इसको बोलते हैं समुद्री गाय। अगला है आपका समुद्री गाय, ये आपके सामने है समुद्री गाय, और इसको बोलते हैं ड्यूगोंग। समुद्री गाय या ड्यूगोंग, आप देख पाएंगे ऐसे लिखते हैं इसको ड्यूगोंग। ये समुद्री गाय या ड्यूगोंग है, ठीक है। तो इसके बारे में ये पाया कहाँ जाता है, ये चूँकि पूरा समुद्री जीव ही है, तो कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में ये जीव पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास लाल सागर में ड्यूगोंग की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो ये आपका वही कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। और ईरान की खाड़ी वाले क्षेत्र में तो आमतौर पे जो स्थल से लगा हुआ क्षेत्र है, खाड़ी प्रदेश है, वहाँ पर ज़्यादातर ये पाए जाते हैं ड्यूगोंग। समुद्री गाय बोलते हैं इनको, ठीक है। और समुद्री गाय इसलिए कहते हैं कि समुद्री घास खाता है, समुद्री घास खाता है, स्तनधारी जीव है, शाकाहारी जानवर है। और धीरे धीरे अब इसकी भी संख्या ख़त्म हो रही है, ये भी संवेदनशील श्रेणी में आ रहा है, ठीक है। तो समुद्री पॉल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये भी आपका श्रेणी 1 में ही आता है। इसको सबको ख़त्म नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते। अगला है 4 सींगों वाला मृग। अगला है 4 सींगों वाला मृग। आपके सामने एक आप मृग देख रहे होंगे, इसकी 4 सींगें हैं, आप देख पा रहे हैं ना, इसकी 4 सींगें हैं, ये देखिए 4 सींगों वाला मृग। तो ये जो है आपका भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है, भारत और नेपाल। और ये गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो आपका गुजरात में है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में पाया जाता है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो आपका गुजरात में है, और उड़ीसा में भी काफ़ी बड़ी संख्या में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका संवेदनशील है, ये भी संवेदनशील श्रेणी पर पाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसको बोलते हैं हम, अगला है ये है स्लोथ भालू, इसको बोलते हैं स्लोथ भालू। अगला है आपका स्लोथ भालू। तो स्लोथ भालू ये भी भारत वाले क्षेत्र में पाया जाता है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये सारे क्षेत्रों में पाया जाता है। कीड़ा मकोड़ा बहुत खाता है, ये कीड़ा मकोड़ा इसका मुख्य आहार होता है, ठीक है। अगला है संभर। नेक्स्ट है संभर, ये भी आपके डियर की ही प्रजाति है संभर, ये आप देख सकते हैं डियर की ही प्रजाति है संभर। और ये भी आपका संवेदनशील है, ये भी संवेदन श्रेणी पे है। और ये नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, भारत में भी हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में संभर पाया जाता है। और धीरे धीरे ये भी ख़त्म होता है। ये एक बड़ा हिरण है, मतलब हिरण की प्रजाति है, और हिरण ये भी धीरे धीरे आपका संवेदनशील श्रेणी पे आ रहा है। अगला है चीता। चीता के बारे में तो आप जानते ही हैं, चीता। नेक्स्ट है आपका चीता, ये है चीता। बाघ और चीते में अंतर होता है, खासकर शारीरिक बनावट जो है, वैसे आप देखेंगे तो ये भी सब कैट की प्रजाति है ना, एक तरीके से बिल्ली की ही प्रजाति है। लेकिन आमतौर पे जो शरीर की चित्तियाँ होती हैं, ढारी होती हैं, यदि आप बाघ में देखेंगे तो बाघ में अग्निनुमा लपटें निकलती हैं, इस तरीके से आग की लपटों की तरह उसकी बॉडी है। इसकी बॉडी पे देखेंगे तो आपको चिट्टेदार पड़ेंगे, यहाँ पे चिट्टे दिखेंगे, चीता, इसीलिए इसको चीता बोलते हैं। तो चीता आपका ये प्राकृतिक रूप से, अब भारत में चीता नहीं पाया जाता, आपको शायद ये पता हो, भारत में चीता है ही नहीं, भारत में चीता नहीं है। चीता आपका इस संवेदनशील श्रेणी पे आयुसीएन में अफ्रीका और ईरान के भागों में पाया जाता है ये। और चीता ही विश्व का सबसे तेज़ दौड़ने वाला पशु है ना। तो विश्व का सबसे तेज़ दौड़ने वाला स्थलीय पशु कौन सा है? चीता ही है, सबसे ज़्यादा फुर्ती इसमें होती है। मांसाहारी पशु है, छोटे पशुओं को ये भी खाता है। ये पाया कहाँ जाता है? अफ्रीका और ईरान में ज़्यादातर पाया जाता है। भारत में प्राकृतिक तौर पे चीता नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट, बंगाल स्लो लोरिस, ये आप देख सकते हैं, इसका नाम है बंगाल स्लो लोरिस। तो ये भी संवेदनशील कैटेगरी पे है, वीयू कैटेगरी पे है। बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। और इसकी भी संख्या अब ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, वही औषधीय महत्व के कारण से शिकार होना।
तो ये भी आपका बंगाल स्लो लोरिस, आपको एक बार नाम इसका देख लीजिए यदि नाम को लिखने में कोई दिक्कत आ रही है। ये है आपका बंगाल स्लो लोरिस, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपका जो है बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, उत्तर पश्चिमी भारत, इन क्षेत्रों पे पाया जाता है। अगला है आपका स्वैम्प डियर, ये भी डियर की एक प्रजाति है स्वैम्प डियर, और ये भी संवेदनशील है। ये उत्तर मध्य भारत वाले क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिमी नेपाल, असम का सुंदरबन का डेल्टा, वहाँ पर ये सब पाया जाता है आपका स्वैम्प डियर। और ये भी अब धीरे धीरे इनके भी प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं, संवेदनशील श्रेणी पे ये है। अगला है आपका इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल, इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल, ये है इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल, आप देख सकते हैं। तो ये दक्षिण एशिया, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में ताज़े पानी में पाया जाता है, ताज़े पानी वाले क्षेत्र में, यानी कि ये समुद्री कछुआ नहीं है, जलीय कछुआ है जो अंतर्देशीय जल है उस पर पाया जाता है। तो ताज़े पानी में पाए जाने वाला ये इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल है, और ये भी संवेदनशील श्रेणी पे है, इसकी भी संख्या खत्म हो रही है। दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान है ना, इन क्षेत्रों पे पाया जाता है, बांग्लादेश। अगला है चमड़े की पीठ वाला, इसको लेदर जो है टर्टल भी कहते हैं, लेदर बैक टर्टल्स भी बोलते हैं इसको। तो ये चमड़े की पीठ, आप इसकी पीठ देख सकते हैं, चमड़े की पीठ वाला टर्टल बोलते हैं इसको। ये तो ये आपका पाया जाता है गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय उपोष्ण क्षेत्रों में यहाँ पर ये पाया जाता है आपका, ठीक है। तो वज़न के हिसाब से देखें तो वज़न बहुत ज़्यादा उसका होता है, लगभग ये 900 किलोग्राम तक का पाया जाता है, 900 किलोग्राम, समझ सकते हैं, 900 किलोग्राम बहुत होता है, 900 किलोग्राम तक का होता है ये। और समुद्र की गहराई क्षेत्रों तक ये जो है गोता लगाने में सक्षम होता है। अगला है फिशिंग बिल्ली, फिशिंग बिल्ली मछलियाँ खाती है, ये आपकी फिशिंग बिल्ली मछलियाँ खाती है। सब संवेदनशील श्रेणी पे थे ये सब संवेदनशील श्रेणी पे थे। फिशिंग बिल्ली आपकी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, हिमालयन का तराई क्षेत्र, पूर्वी भारत, नागपुर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका मुख्य भोजन आपका जो है मछली है, इसका मुख्य भोजन मछली है। आर्द्र भूमि, गोखुर झील और मैग्रोव और ज्वारीय क्रीक, ये जितने भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जल की पर्याप्त उपलब्धता होती है वहाँ पर ये मछली ये पाई जाती है। और इसको फिशिंग कैट इसीलिए बोलते हैं, फिशिंग कैट मछलियाँ खाती है, भी संवेदनशील प्रजाति है। अगला है आपका भारतीय वाइसन, इसे गौर भी बोलते हैं, अभी गौर जनगणना भी हुई थी, भारतीय वाइसन या गौर, ये आपका इसको गौर बोलते हैं या भारतीय वाइसन, ये आपका बफेलो की एक प्रजाति है। और दक्षिण पूर्वी एशिया, सदाबहार, पर्णपाती, सवाना वनों में पाए जाते हैं, ये भी जंगली भैंस है एक तरीके से। और ये हरी घास और पत्तियां, मतलब पूरी तरीके से शाकाहारी होते हैं ये, और अपने सींग के शिकार के कारण से इनका भी जीवन संकट में पड़ गया है, ठीक है। अगला है, इसको बोलते हैं यूरियल, अगला है यूरियल, नेक्स्ट है यूरियल, ये देखिए इसको बोलते हैं यूरियल, ये भी डियर की प्रजाति है, हिरन की। और भारत के लद्दाख क्षेत्र में ज़्यादातर पाया जाता है, लद्दाख क्षेत्र में भारत में पाया जाता है यूरियल। और ये मध्य और दक्षिण पश्चिम एशिया में भी पाया जाता है। तो अवैध शिकार के कारण से इनकी भी संख्या कम हो रही है, और ये भी संवेदनशील श्रेणी पे है, ये भी आपका संवेदनशील श्रेणी पे है। अब बात करते हैं भारत के IUCN में कुछ जो शामिल जीव हैं जो क्रिटिकल हैं, उनकी भी चर्चा कर, ये भी सब IUCN श्रेणी के ही हैं, और आगे चर्चा करता है। अब क्रिटिकल में फिर से कुछ क्रिटिकल जीव हैं जिनकी संख्या यहाँ पर है। यह है हिमालयन बटेर, ये जीव है आपका हिमालयन बटेर, ये आपका क्रिटिकल है, ये आपका क्रिटिकल ये भी आपका अति संकटग्रस्त श्रेणी पे आता है, CR श्रेणी पे है हिमालयन बटेर। ये आपका पश्चिमी हिमालय में लंबी घास व झाड़ियों और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और ये भी आपका लगभग विलुप्त होने के कगार पे है, जो समाप्त होने के कगार पे है हिमालयन बटेर। ये आपका संकटग्रस्त है IUCN की श्रेणी पे, रेड डेटा लिस्ट पे। अगला है आपका सोशिएबल लेवविंग, ये भी पंक्षी आपका सोशिएबल लेवविंग, आप देख सकते हैं पंक्षी है सोशिएबल लेवविंग, ये भी आपका CR कैटेगरी पे है, आपका संकटग्रस्त कैटेगरी पे है।
ये भी आपका, इसको कैसे लिखेंगे आप देख लीजिए, सोशिएबल लेबिंग, ये आपका सोशिएबल लेबिंग ये पंक्षी है, ये भी आपका संकटग्रस्त है। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाया जाता है। और ये प्रवासी पक्षी है, ठंड में प्रवास करके आता है और ये भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तो ये मध्य एशिया और मध्य एशिया से प्रवास करके भारत आता है, ठीक है। तो भारत में ये उत्तर पश्चिमी भागों में जाड़ों में प्रवास करता है। अगला है स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, ये भी आपका जो है अति संकटग्रस्त है। देखो ये भी CR कैटेगरी पे है, ये भी CR यानी अति संकटग्रस्त, ये भी आपका CR कैटेगरी। इसको नाम देख लीजिए इसका, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर। ये सब इमेज आपको देखनी चाहिए इंटरनेट पे, सब आपको मिल जाएंगी, एक बार खुद से देखेंगे बहुत क्लियर हो जाएगा। तो स्पून बिल्ड सैंड पाइपर ये भी आपकी संकटग्रस्त श्रेणियों पे ये भी आता है आपका, ठीक है। अगला है आपका, ये आपका पाया कहाँ जाता है, भारत में पाया जाता है, बांग्लादेश में पाया जाता है ये जीव। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, आसियान कंट्रियों में पाया जाता है। और धीरे धीरे इनकी संख्या भी ख़त्म हो रही है और ये भी आपका संकटग्रस्त में है। अगला है आपका नामदफा आपको ये तो राष्ट्रीय उद्यान पता होगा ना, कहाँ पाया, अरुणाचल प्रदेश में है। तो नामदफा में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, नामदफा की उड़ने वाली गिलहरी है ये है आपकी नामदफा की उड़ने वाली गिलहरी, नामदफा में उड़ने वाली गिलहरी। तो ये आपकी है अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है ये। और ये वृक्षों में रहना पसंद करती है, खासकर रात्रिचर होती है ये गिलहरी। और ये पंछियों और चमगादड़ों की नहीं मतलब कि एक तरीके से छलांग लगाती है, ऐसे नहीं होती कि पंछियों की तरह उड़ रही है। ये एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की में छलांग लगाती है, ज़मीन पे नहीं रहती, वृक्षों पे ही रहती है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को छलांग लगाती है, नहीं मतलब इसीलिए इसको उड़ने वाली बोलते हैं, लेकिन पंख नहीं होते प्रॉपर इसमें, ऐसा कोई पंख नहीं होते, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका अंडमान का सफ़ेद दांतेदार छछूंदर। तो छछूंदर तो आप परिचित होंगे, देखो सफ़ेद दांत होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे सफ़ेद दांत होते हैं इसके, ठीक है। तो अंडमान जो आपका द्वीप समूह, उस पर सफ़ेद दांतेदार छछूंदर है और ये रात में क्रियाशील होता है। ये भी आपके क्रिटिकल, ये भी संकटग्रस्त हैं, ये सब संकट CR कैटेगरी पे, अभी मैंने जितने बताए ये भी सब CR कैटेगरी के हैं, ये सब CR कैटेगरी के हैं, संकटग्रस्त हैं, IUCN की श्रेणी पे और रात में क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट है निकोबार में सफ़ेद पूँछ वाला छछूंदर, ये निकोबार में सफ़ेद पूँछ वाला छछूंदर, सफ़ेद पूँछ, ठीक है, सफ़ेद पूँछ वाला छछूंदर, ये भी आपका संकटग्रस्त है और निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ये कैंपवेल खाड़ी में भी पाया जाता है, कैंपवेल खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर भी पाया जाता है। और गलाथिया नदी पड़ती है ग्रेट निकोबार में, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में है, लेकिन ये अब धीरे धीरे विलुप्त हो गए हैं, संकटग्रस्त के उसमें आ चुके हैं, इनके प्राकृतिक आवास समाप्त हो रहे हैं। अगला है कोंडाना चूहा, ये शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है, ये भी संकटग्रस्त है। देखो ये भी CR कैटेगरी पे है और ये है आपका कोंडाना चूहा भी IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी पर पाया जाता है, IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी पर कोंडाना चूहा है। और ये भी आपका रात्रि में क्रियाशील होता है, घोंसला भी बनाता है, ये बिल में नहीं रहता है, ये घोंसला बनाता है, लेकिन अब संकटग्रस्त है, अति संकटग्रस्त की श्रेणी पे CR कैटेगरी पे है ये। अगला है आपका एल्वीरा चूहा, इसको बोलते हैं लार्ज रॉक रैट, ये आपका एल्वीरा चूहा लार्ज रॉक रैट। तो तमिलनाडु के पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में पाया जाता है, रात्रि में क्रियाशील होता है ये भी, और भारत की स्थानिक प्रजाति के तौर पे है ये। अगला है आपका, ठीक है, तो ये तमिलनाडु के पूर्वी घाट वाले हिस्से में पाया जाता है। तो ये चूहे की 4-5 प्रजातियाँ, ये भी संकटग्रस्त हैं। और अगला है आपका सुमात्रन राइनोसेरस यानी कि गैंडा की प्रजाति है ये, सुमात्रन राइनोसेरस। ये उत्तर पूर्व भारत में पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे पाया जाता है उत्तर पूर्व भारत में, हिमालय के तलहटी क्षेत्र में पाया जाता है, बाकी जावा, सुमात्रा, वियतनाम में। तो इसको नाम क्या है, सुमात्रन राइनोसेरस, इसका नाम क्या है, सुमात्रन राइनोसेरस, नाम क्या है, सुमात्रन राइनोसेरस, ठीक है। तो ये आपका उत्तर पूर्व भारत में हिमालय की तलहटी क्षेत्र में
जावा, सुमात्रा, वियतनाम, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका गंगा सार्क। गंगा सार्क, ठीक है, गंगा सार्क तो गंगा नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी में पाए जाने वाला जीव है ये, और आमतौर पे समुद्री जीव ही है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी मेघना में गिरती है ना, मेघना नदी गिरती है, गंगा जो है भारत से प्रवेश करती है बांग्लादेश में, जमुना कहलाती है, माफ़ करिएगा पद्मा कहलाती है, और ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है बांग्लादेश में, जमुना कहलाती है, दोनों का संगम पद्मा कहलाता है। फिर मेघना नदी मिलती है, बराक नदी मेघना कहलाती है संयुक्त धारा, और मेघना बंगाल की खाड़ी पे जल गिराती है। तो ये सार्क जो है गंगा वहाँ से प्रवेश कर जाती है, गंगा नदी पे भी पाई जाती है, इसीलिए इसे गंगा सार्क भी कहते हैं। आमतौर पे बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा पाई जाती हैं, और ये गंदे जल में भी रह सकती है, और अपना भोजन ये गंदे जल से ही प्राप्त करती है। ये भी धीरे धीरे अब संकटग्रस्त है, अति संकट, CR कैटेगरी पे ये भी है, IUCN की CR कैटेगरी पे ये भी है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है आपका रेड क्राउंड रूफ टर्टल। रेड क्राउंड रूफ टर्टल है, तो ये भारत के गंगा बेसिन वाले क्षेत्र पे पाया जाता है, रेड क्राउन। ठीक है, यहाँ पे इसका जो सिर वाला हिस्सा है ये लाल रंग का होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कम समझ में आएगा, तो इसका सिर वाला हिस्सा, तो रेड क्राउन रूफ टर्टल, रेड क्राउन रूफ टर्टल बोलते हैं इसको, रेड क्राउन रूफ टर्टल। तो भारत के गंगा बेसिन में पाया जाता है, नेपाल और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और ये लाल आवरण इसके सर पे, यहाँ पे लाल आवरण पाया जाता है। ठीक है, इसमें ये भी अब संकटग्रस्त है, IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी पे है। ठीक है, अगला है आपका पांडिचेरी सार्क, तो ये भी मछली है आपकी, पांडिचेरी सार्क। ठीक है, पांडिचेरी सार्क हुगली नदी के मुहाने में पाई जाती है ज़्यादातर, हुगली नदी के मुहाने पे, भारत के तटीय क्षेत्र पे, कोरोमंडल तट के तटीय क्षेत्र पे, पाकिस्तान और श्रीलंका वाले क्षेत्र पे ये पाई जाती है, और ये भी अब संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त प्रजाति के तहत है। ठीक है, अगला है 2 कुबड़ वाला ऊँट। 2 कुबड़ वाला ऊँट ये है आपका, 2 कुबड़ वाला ऊँट, या इसको बोलते हैं बैक्ट्रियन ऊँट। बैक्ट्रियन ऊँट या 2 कुबड़ वाला ऊँट, तो ये आपका मंगोलिया में पाया जाता है, चीन में पाया जाता है, कजाकिस्तान में पाया जाता है, उज्बेकिस्तान में पाया जाता है, तुर्की में, रूस में, तुर्कमेनिस्तान में, भारत में लद्दाख वाले क्षेत्र में पाया जाता है। फिर से एक बार बता दूं, मंगोलिया में पाया जाता है, ये चीन में पाया जाता है, कजाकिस्तान में पाया जाता है, उज्बेकिस्तान में पाया जाता है, तुर्की में पाया जाता है, रूस में पाया जाता है, तुर्कमेनिस्तान और लद्दाख वाले क्षेत्र भारत में पाया जाता है। और ये ऊँट का ही प्रजाति है, और ये चट्टानी पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर शुष्क रेगिस्तान, पथरीले रेतों में पाया जाता है। अब ये संकटग्रस्त प्रजाति है। ठीक है, तो ये भी आपका एक संकट, ये है उल्लू आपका। नेक्स्ट है फॉरेस्ट आउल, फॉरेस्ट आउल, जंगली उल्लू। तो जंगली उल्लू ये आपका इंडेंजर्ड है, ये CR कैटेगरी पे नहीं है। देखो ये आपका CR कैटेगरी पे अति संकटग्रस्त प्रजाति है, ये आपकी अति संकट, ये आपका इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त प्रजाति है। यह आपका क्या है, संकटग्रस्त प्रजाति है। मैंने सब 9 की 9 कैटेगरी आपको पहले लिखवा दी थी, तो आप एक बार उससे डेंजर्ड, इंडेंजर्ड ये सब चीज़ क्लास देख लीजिएगा। फॉरेस्ट आउटलेट आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी पे आता है। मध्य प्रदेश और दक्षिणी क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है, ये तो खासकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। और ये बीच बीच में अभी मतलब काफ़ी समय तक, लगभग ये 50-60 साल तक तो दिखा ही नहीं, लेकिन अभी बीच में महाराष्ट्र में दिखा था ये पंछी। तो चर्चा का ऐसे ही आपको बहुत सारे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं, कई सारे नई प्रजातियां खोजी जाती हैं, और कई सारी प्रजातियां जो बहुत समय बाद देखी जाती हैं, तो IUCN ये सब चर्चा का विषय रहती हैं। तो फॉरेस्ट आउल ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है, और धीरे धीरे भी आपका इंडेंजर्ड संकटकालीन प्रजाति के तौर पर है। अगला है एशियाई शेर। तो ये प्राकृतिक तौर पे भारत में पाया जाता है, एशिया में प्राकृतिक तौर पे भारत में पाया जाता है एशियाई शेर। ये देखिए, ये शेर है, आप इसके तो आमतौर पे आपने ये देखा ही होगा, एशियाई शेर। तो एशियाई शेर ये प्राकृतिक तौर पे सिर्फ भारत में पाया जाता है, और कहाँ पे पाया जाता है, गिरी नेशनल पार्क में। जो आप गिरी राष्ट्रीय उद्यान है आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, वहाँ पर ये पाया जाता है। और अभी जो उत्तर प्रदेश में इटावा में लायन सफारी बनाई गई है, वहाँ पर भी, वहाँ से 2-3 कई शेर ला करके वहाँ पर भी रखे गए हैं।
तो बाह्य स्थानीय संरक्षण भी किया गया है और स्वस्थानीय संरक्षण भी है इनका लॉयन सफारी पे। तो ये आपके शिकार, जंगल की आग, आवासीय क्षेत्रों और विभिन्न विनाश और बीमारियों के कारण इनकी भी मृत्यु हो रही है। और ये इंडेंजर्ड पे आते हैं। किस पे आते हैं? इंडेंजर्ड पे। क्रिटिकली नहीं है, संकटग्रस्त ये भी, अति संकटग्रस्त नहीं है, संकटग्रस्त हैं, इंडेंजर्ड हैं ये भी, ठीक है। इनकी संख्या भी कम हो रही है। अगला है खराई ऊँट। खराई ऊँट ये गुजरात में पाया जाता है, गुजरात का ऊँट है, इसको बोलते हैं खराई ऊँट, ठीक है। खराई ऊँट, तो ये गुजरात का ऊँट है आपका, प्राकृतिक रूप से ये गुजरात में पाया जाता है। और ये आपका कक्ष वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये कक्ष वाले क्षेत्र में, इसको समुद्र का जहाज, इसको माफ़ करिएगा, खराई ऊँट ये रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। और ये जो दलदली क्षेत्र रहता है, दलदली क्षेत्र में भी बहुत तेज़ी से चल सकता है। ये रेगिस्तानी क्षेत्र में तो चलता ही है, साथ साथ कक्ष का जो दलदली क्षेत्र है वहाँ भी चलता है, तो इसको समुद्र का जहाज भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपका इरावदी डॉल्फिन। तो ये इरावदी डॉल्फिन है, इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन। तो पहले, इससे पहले जो गुजरात में खराई ऊँट था वो भी इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त पे आता है, संकटग्रस्त श्रेणी पर आता है, इंडेंजर्ड अर्थात ईएन श्रेणी पे। इरावदी डॉल्फिन भी आपकी ईएन श्रेणी पे आती है, इंडेंजर्ड पे आती है, ये भी ईएन श्रेणी पे आती है, संकटग्रस्त श्रेणी है आपकी। और ये दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और चिल्का झील वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और धीरे धीरे भी अब आपकी संकटग्रस्त हो रही है। गंगा नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, मैंने कल आपको बताया था, गंगा नदी डॉल्फिन को लेकर संरक्षण परियोजना चल रही है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है ये। तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदी अफवाह तंत्र में पाया जाता है, पूरा का पूरा गंगा नदी डॉल्फिन। और ये भी आपकी इंडेंजर्ड है, यानी संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। और भारत सरकार ने इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। अगला, नेक्स्ट, अगला जीव है आपका भारतीय पैगोलिन। भारतीय पैगोलिन ये दक्षिण एशिया, पाकिस्तान और पश्चिमी भाग में तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है, भारतीय पैगोलिन। तो ये आपका, इसको मैंने अभी शायद बताया भी है आपको, भारतीय पैगोलिन के बारे में चर्चा हो गई थी हमारी, इंडियन पैगोलिन, हाँ। अगला है शाही। शाही ये है आपका शाही, हाँ शाही। इसमें देखेंगे बड़ा नुकीला होता है, इसका जो पूरा सेल्फ होता है बहुत नुकीला होता है। और शाही ये भी आपका, ये इसकी पर्याप्त संख्या है, मतलब इसको संकट नहीं है, एलसी कैटेगरी पे आता है, लीस्ट कंसर्न, एलसी कैटेगरी पे है शाही, और इंडेंजर्ड नहीं है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था भारतीय पैगोलिन, वो इंडेंजर्ड था, संकटग्रस्त था। ये एलसी लीस्ट कंसर्न, यानी कि संकट बहुत कम है इस पर। तो ये आपका शाही जो है ये भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये कीटनाशक और ये सब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में कृषि में प्रयोग हो रहे हैं, उसके कारण से भी इनका जीवन संकट में है। अगला है एक छिपकली है, रेप्टाइल से जिसको बोलते हैं सिस्पाराडे छिपकली। अब देख रहे हैं धीरे धीरे छिपकलियाँ भी आपकी नहीं दिखाई देंगी। आप देखेंगे पहले होता था ना, छिपकलियाँ घर पे दिखाई देती थी बड़ी संख्या में, अब धीरे धीरे सब ये संकटग्रस्त होते रहे, जीव खत्म होते जा रहे हैं। आप चिड़िया को देखेंगे, गौरैया, वो भी नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो सिस्पाराडे छिपकली ये आपकी केरल, नीलगिरी और कवलाई, कोचीन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। केरल, नीलगिरी वाला क्षेत्र और ये केवलाई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और ये कीट बच्ची छिपकली है, सभी छिपकली खासकर सब कीट बच्ची, कीड़ों को खाती हैं ये, ठीक है। तो ये अब धीरे धीरे ये भी समाप्त हो रही है। और ये आपका संवेदन, ये आपका एंटी कैटेगरी पे है, एंटी कैटेगरी, एंटी कैटेगरी मतलब संकट के नज़दीक है, ये संकट के नज़दीक है, संकटग्रस्त नहीं, इंडेंजर्ड नहीं है, संकट के नज़दीक है। अगला है आपका सैंड कैट। सैंड कैट, सैंड कैट ये भी आपका एंटी कैटेगरी पे है, संकट के नज़दीक है सैंड कैट, ठीक है। और सैंड कैट जो है आपका ये पाई जाती है उत्तरी अफ्रीका। सैंड कैट मतलब कि ये खासकर रेगिस्तानी वाली क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, सैंड कैट बोलते हैं इसको। उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी और मध्य एशिया के रेगिस्तानी क्षेत्र पे सैंड कैट पाई जाती है। और ये भी आपकी संकट के नज़दीक है। अगला है हिमालयन सीरो। हिमालयन सीरो ये भी संकट के नज़दीक है, ये है हिमालयन सीरो, संकट के नज़दीक है हिमालयन सीरो। तो ये आपका बांग्लादेश, भूटान, उत्तर भारत, पश्चिमी म्यांमार, इन क्षेत्रों में पाया जाता है ये।
और धीरे धीरे ये प्रजाति भी ख़त्म होती जा रही है, इनका निवास स्थान भी संकटग्रस्त होता जा रहा है। अगला है ऑलिव रिडले टर्टल्स। कल मैंने चर्चा आपको की थी, इसको लेकर बताया था मैंने कि बड़ी संख्या में शीतकाल पे जो आपका उड़ीसा का गंजम तट है वहाँ पर बड़ी संख्या में ऑलिव रिडले टर्टल्स आते हैं, लाखों की संख्या में, और जो भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके तहत इनको संरक्षित भी किया जाता है। तो ये आपका जो है ऑलिव रिडले टर्टल जो हैं ये आपके संवेदनशील जीवों में आते हैं, संवेदनशील है ना, यानी कि वनरेबल कैटेगरी है, वीयू कैटेगरी पे आते हैं, वनरेबल कैटेगरी पे आते हैं, आपके वनरेबल वीयू कैटेगरी पे आते हैं। ठीक है, अगला है तो ये आपके पाए कहाँ जाते हैं, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर का गर्म जल क्षेत्र वाला क्षेत्र है, तो ये भारत में भी पाए जाते हैं, अरब वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, जापान में भी पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, अमेरिका में भी पाए जाते हैं। और भारत में मैंने आपको बताया था उड़ीसा का जो गाहिर माथा है और भितरकनिका है, गाहिर माथा और भितरकनिका, यहाँ पर ये कछुए आकर के प्रजनन कार्य करते हैं, शीतकाल में प्रजनन कार्य करते हैं, अपने घोंसलों को निर्माण करते हैं तटीय क्षेत्रों पे। ये है नेक्स्ट है आपका गैंडा है, ये है ना, एक सींग वाला गैंडा, खासकर काजीरंगा नेशनल पार्क में यही पाया जाता है। ये भी आपका संवेदनशील जीव है, वीयू कैटेगरी पे आता है, वनरेबल कैटेगरी है इसकी, संवेदनशील जीव है। और ये आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और ये गैंडों की प्रजाति में सबसे बड़ा गैंडा होता है, एक सींग वाला गैंडा जो होता है गैंडों की प्रजाति में सबसे बड़ा गैंडा होता है। भारत में जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है जहाँ पर खासकर काजीरंगा नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका एशियाई पंजों वाला उदबिलाव। ये है उदबिलाव है ये, और एशियाई छोटे पंजों वाला उदबिलाव है ये, इसी एशियाई छोटे पंजों वाला उदबिलाव है। ये भी वनरेबल में आता है, संवेदनशील है, ये भी संवेदनशील, संकटग्रस्त के नज़दीक है। संवेदनशील मतलब क्या है, संकट के नज़दीक और संकटग्रस्त के बीच वाली कैटेगरी है संवेदनशील, यानी कि बहुत नज़दीक है। तो ये आपका इसका आवासीय क्षेत्र का विनाश हो रहा है, शिकार और प्रदूषण के कारण इनके संख्या में गिरावट आ रही है। तो ये भी आपके हिमाचल प्रदेश, उदबिलाव जो है ये हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, नीलगिरी इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और आपका अंतिम है ब्लैक नेक्ड क्रेन, काली गर्दन वाली सारस। ये देखिए काली गर्दन वाली सारस, काली गर्दन वाली सारस, तो ये आपका ये संवेदनशील में ये भी है, संवेदनशील में आपका ये, और ये चीन, भारत, लद्दाख, भूटान इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। इनके आवासीय क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है, झील सूख रही हैं, कृषि कार्य हेतु घास तंत्र हटाए जा रहे हैं, जिसके कारण से संकटग्रस्त है, जिसके कारण से संकटग्रस्त है। तो ये आपका जो है बस इतने ही है, इतनी संख्या ये बहुत है, पर्याप्त है। इसमें IUCN का रेड डेटा बुक का कुछ भारतीय प्रजातियां हैं, बाहर की भी कुछ प्रजातियां थी। तो इस तरीके से ये आपको जो है जितने मैंने आपको नाम बताए कम से कम इनका एक बार आपको इमेज ज़रूर देखना है, व्यक्तिगत स्तर पे देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल जो मैं चर्चा करूंगा, कल आपका जैव विविधता का विषय वस्तु पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। जैव विविधता का कल आपका अंतिम दिन होगा, अंतिम विषय वस्तु होगी। तो आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं। अब आप लोगों को